हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को विभिन्न कंपटीशन में पूछे जाने वाले बायोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ओजोन परत के क्षरण के कारण क्या होता है? स्तन कैंसर, त्वचा कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, रक्त कैंसर। यानी ओजोन परत के क्षरण से कौन सा रोग हो जाता है? आंसर से होगा बी, त्वचा कैंसर। आपको बता दें कि ओजोन परत समतापमंडल में लगभग 15 से 35 किलोमीटर ऊंचाई के बीच पाई जाती है। पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण ओजोन परत में ह्रास हो रहा है, जिसके कारण मनुष्य में त्वचा कैंसर जैसे बीमारियां हो रही हैं। इसके साथ ही पराबैंगनी किरणों से आंखों तथा प्रतिरक्षा तंत्र को भी नुकसान पहुंच रहा है। अगला प्रश्न है, फसलों पर डीडीटी का छिड़काव किस प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न करता है? वायु तथा मृदा, फसल तथा वायु, मृदा तथा जल, वायु तथा जल। यानी फसलों पर डीडीटी का छिड़काव किस प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न करेगा? तो आंसर से होगा इसमें सी, मृदा तथा जल प्रदूषण उत्पन्न करता है। डीडीटी एक क्लोरीन युक्त कार्बनिक कीटनाशी है। यह जीवित जीवों के लिए हानिकारक होता है। डीडीटी मुख्यतः जल व मृदा को प्रदूषित करता है। डीडीटी का पर्यावरण पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा इसके दुष्प्रभावों को देखते हुए विश्व के बहुत से देशों में इसके प्रयोग को प्रतिबंधित कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है? वाहन, उद्योग, ठोस अपशिष्ट, धूल के कण। यानी वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है, ये बताना है। आंसर सही होगा इसमें सी, ठोस अपशिष्ट। वायुमंडल में होने वाला वह अवांछनीय परिवर्तन जिसका प्रतिकूल प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है या जीवों पर पड़ता है, वायु प्रदूषण कहलाता है। वायु प्रदूषण स्वचालित वाहनों से निकलने वाले धुआं, उद्योगों की चिमनियों से निकलने वाले हानिकारक गैसें, धूल के कण, गैसीय अपशिष्ट आदि से फैलता है। ठोस अपशिष्ट से मृदा प्रदूषण तथा जल प्रदूषण फैलता है। इसलिए इसमें आंसर सही होगा ठोस अपशिष्ट, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया था वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है? डेसिबल, डॉप्सन इकाई, पास्कल, वेबर। ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है। आंसर सही होगा इसमें बी, डॉप्सन इकाई ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई होती है। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण से नहीं होते हैं पाचन तंत्र से संबंधित रोग, कैंसर, श्वसन संबंधी रोग, इमारतों का क्षय। वायु प्रदूषण से नहीं होते हैं। ऑप्शन सही होगा ए, पाचन से संबंधित रोग वायु प्रदूषण से नहीं होते हैं। वायु प्रदूषण से श्वास संबंधी बीमारी, कैंसर तथा इमारतों का क्षय होता है। पाचन तंत्र से संबंधित रोग खाद्य पदार्थों से होता है। श्वास से संबंधित रोगों में फेफड़ों की हानि होती है, यानी फेफड़ों को हानि पहुंचती है। इससे होने वाला रोग दमा है। यह एक संक्रामक बीमारी होती है। जबकि कैंसर बीमारी में कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि होने लगती है। इसलिए इसमें आंसर सही होगा पहला, वायु प्रदूषण से पाचन से संबंधित रोग नहीं होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीवाणु जल प्रदूषण के सूचक के रूप में काम आता है? स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, डिप्लोकोकस, कॉलीफॉर्म। आंसर सही होगा इसमें डी, कॉलीफॉर्म। कॉलीफॉर्म जीवाणु जल प्रदूषक के सूचक के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी इंडिकेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। सन 1920 में सर्वप्रथम अमेरिका में यह सूचक के रूप में प्रयोग किया गया और ई कोलाई तथा इंटरकोकाई जीवाणु का प्रयोग भी जल प्रदूषक संकेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, डीडीटी है एक एंटीबायोटिक, एक अनअपघटनीय प्रदूषक, अपघटनीय उर्वरक, डाइक्लोरो डाइफ्लोरो टाइटेनियम। तो आंसर इसमें सही होगा बी, अनअपघटनीय प्रदूषक डीडीटी होता है। डीडीटी पहला आधुनिक कीटनाशक था जो मलेरिया के विरुद्ध प्रयोग किया गया था, किंतु सन 1950 के बाद इसे कृषि कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाने लगा।
अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी। तो आंसर सही होगा इसमें, ये सभी वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार हैं। आपको बता दें कि वैश्विक तापन क्या होता है। पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस की अधिकता के कारण तापमान में वृद्धि होती है। इसे ही वैश्विक तापन की संज्ञा दी गई है, या इसे ही वैश्विक तापन कहा जाता है। वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार गैसें कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है आदि होती हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है? औद्योगिक अपशिष्ट यानी कचरा, रेडियोधर्मी कचरा, कृषि जनित कचरा, खनन अपशिष्ट। आंसर सही होगा इसमें डी, खनन अपशिष्ट जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है। जल प्रदूषण के स्रोत हैं शहरों व कस्बों के मकान से निकला मलमूत्र, कूड़ा करकट आदि नदियों, नालों, तालाबों तथा झीलों में गिरा दिया जाता है, जिससे जल प्रदूषण होता है। फसलों पर छिड़के गए कीटनाशक पदार्थ जैसे डीडीटी आदि से भी जल प्रदूषण होता है। खनन अपशिष्ट जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है, जबकि अन्य जल प्रदूषण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं। इसलिए इसमें आंसर सही होगा डी वाला, खनन अपशिष्ट जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण का कारण है? कीटनाशक, सीवेज, धुआं, ध्वनि विस्तारक। आंसर सही होगा इसमें सी, धुआं वायु प्रदूषण का कारण होता है, क्योंकि धुएं में अनेक प्रकार के अवांछनीय गैसें होती हैं जो स्वच्छ वायु में मिलकर उन्हें दूषित कर देती हैं या प्रदूषित कर देती हैं। ये गैसें मुख्य रूप से कौन कौन से होते हैं आपको बता देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन आदि मिलकर के वायु को प्रदूषित करती हैं, जो धुएं में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है? नगरीकरण, औद्योगिकरण, विश्व के तापमान में वृद्धि, अम्ल वर्षा। तो विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण क्या है? आंसर सही होगा ए, नगरीकरण। जल संकट का प्रमुख कारण बढ़ता हुआ नगरीकरण है, क्योंकि नगरीकरण के बढ़ने के साथ जल प्रदूषण बढ़ता जा रहा है तथा पीने योग्य जल की कमी होती जा रही है। अगला प्रश्न है, डेसिबल निम्नलिखित में से किसे मापने की इकाई है? गहराई, ध्वनि, तापमान, वायुदाब। आंसर सही होगा इसमें बी, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए डेसिबल या डीबी इकाई का प्रयोग किया जाता है। मनुष्य के लिए 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि हानिकारक होती है। अगला प्रश्न है, कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये सभी। तो आंसर सही होगा इसमें सी, जल प्रदूषण। कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से जल प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। खेतों में कीटनाशकों का अधिक छिड़काव करने पर ये कीटनाशक वर्षा जल के साथ मिलकर नदी जल तंत्र में पहुंच जाते हैं, जहां पर ये कीटनाशक छोटे छोटे जलीय जंतु व पौधों को प्रभावित करते हैं, यानी जलीय जंतु और पौधे प्रभावित होते हैं। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है? वृक्षों द्वारा, मछलियों द्वारा, जंतुओं द्वारा, सूर्य प्रकाश द्वारा। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। आंसर सही होगा ए, वृक्षों के द्वारा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन से वायु प्रदूषण में वृद्धि होती है। इस वृद्धि को वनीकरण या वृक्षारोपण के द्वारा रोका जा सकता है, क्योंकि वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 का अवशोषण करते हैं तथा ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। अतः वायु प्रदूषण को वृक्षों के द्वारा कम किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, बीटा किरणें। आंसर सही होगा इसमें सी, पराबैंगनी किरणें। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे ये किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती। ओजोन परत की सांद्रता डाप्सन इकाई के द्वारा मापा जाता है, अभी इससे पहले मैंने आपको बताया था। अगला प्रश्न है, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? SO2, H2S
या ClN2 कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? आंसर सही होगा ए। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण SO2 या सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है, जो उद्योगों तथा वाहनों से उत्सर्जित होती है तथा वर्षा की बूंदों और ओस की बूंदों के साथ मिलकर अम्लीयता का गुण प्रदर्शित करती है। इससे फसलों तथा इमारतों को हानि पहुंचती है और स्वास्थ्य पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन, मीथेन। तो इसमें आंसर सही होगा डी, यानी मीथेन गैस ग्रीन हाउस गैस होती है। ग्रीन हाउस गैसें वे गैसें हैं जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में सहायक होती हैं। प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होती हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीन मफलर संबंधित है मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, जल प्रदूषण से। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? आंसर सही होगा इसमें सी, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ग्रीन मफलर अधिक आबादी वाले या ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्र जैसे सड़कों के किनारे, औद्योगिक क्षेत्रों और राजमार्गों के आसपास के रिहायशी इलाकों में 4 से 6 पंक्तियों में वृक्षारोपण कर ध्वनि प्रदूषण को कम करने की एक तकनीक है, ताकि घने पेड़ ध्वनि प्रदूषण को कम कर सके, क्योंकि पेड़ ध्वनि को अवशोषित करते हैं और इसे नागरिकों तक पहुंचने से रोकते हैं। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले ये हरे पौधे ग्रीन मफलर कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर, 7 सितंबर, 30 मार्च, 22 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? आंसर सही होगा ए, 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई के द्वारा किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जूल, डेसिबल, न्यूटन, नैनो इकाई। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई के द्वारा किया जाता है? तो ध्वनि प्रदूषण का मापन डेसिबल इकाई के द्वारा किया जाता है, यानी डीबी के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसमें आंसर सही होगा बी वाला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आपको बताना है कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है। 4 ऑप्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम, मीथेन। ग्रीन हाउस गैस इसमें हीलियम नहीं होगी, आंसर सही होगा सी वाला। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, यानी विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 नवंबर को, 5 जनवरी को, 5 जून को, 5 सितंबर को। तो विश्व पर्यावरण दिवस, ये प्रश्न सभी लोग जानते होंगे कि 5 जून को मनाया जाता है, इसलिए इसमें आंसर सही होगा सी वाला। विश्व पर्यावरण की समस्याओं के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में रबी की फसलें हैं, धान चना, गेहूं मक्का, मक्का धान, चना गेहूं। आंसर इसमें सही होगा डी, रबी की फसलें चना और गेहूं हैं। रबी की फसल के अंतर्गत गेहूं, चना, आलू, मटर, सरसों, मसूर आदि आते हैं। इन फसलों की बुवाई अक्टूबर से नवंबर में की जाती है तथा मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। ऐसी फसलें रबी की फसलें कहलाती हैं, इसलिए इसमें आंसर सही होगा डी वाला। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है? बॉटनी, हार्टिकल्चर, जियोलॉजी, एनाटॉमी। निम्न में से किसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है? आंसर सही होगा बी, हार्टिकल्चर। उद्यान कृषि का अध्ययन हार्टिकल्चर में किया जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के फल, सब्जी, कंदमूल फसलें, फूल, चिकित्सीय पौधे, मसाले, बागवानी फसलें आदि का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी होता है? यूरिया, सोडियम फास्फेट, DAP, वर्मी कंपोस्ट। बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी होता है बताना है। आंसर सही होगा इसमें डी, वर्मी कंपोस्ट। बागवानी कृषि के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के फल, सब्जियां, कंदमूल, फसलें, फूल आदि उगाया जाता है।
इस कृषि में मृदा को बचाने एवं उपजाऊ बनाने के लिए यह आवश्यक है कि किसान अधिक से अधिक जैविक खाद का प्रयोग करे तथा रासायनिक खाद का प्रयोग कम करे। इसीलिए इसमें आंसर सही होगा डी, वर्मी कंपोस्ट खाद। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है? खादर मिट्टी, बंगर मिट्टी, कछारी मिट्टी, रेंगुर मिट्टी। आंसर सही होगा इसमें डी, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। प्रायः इसे काली कपास मिट्टी कहते हैं क्योंकि इस पे कपास की खेती ज्यादा होती है। काली मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में खरीफ की फसल की कटाई वर्ष के किन महीनों में की जाती है? यानी आपको बताना है कि खरीफ की फसल की कटाई किन महीनों में होती है। आंसर सही होगा इसमें सी, सितंबर से अक्टूबर में। भारत में खरीफ की फसल वर्षा काल की फसल है जो जून जुलाई में बोकर सितंबर अक्टूबर तक काट ली जाती है। इसके अंतर्गत चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, कपास, पटसन, उड़द आदि फसलें आती हैं। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? पीपॉल, नॉर्मन बोरलॉग, स्वामीनाथन, डॉक्टर वेसेल। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? आपको बताना है। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत सन 1966 से 67 में हुई। हरित क्रांति को प्रारंभ करने का श्रेय नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। लेकिन भारत में हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन होंगे। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किसमें देखा गया? गेहूं, चावल, दाल, तिलहन। आंसर इसमें सही होगा पहला, गेहूं में देखा गया। अगला प्रश्न है, भारत में लाख का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात। आंसर सही होगा इसमें भारत में लाख का सबसे अधिक उत्पादन झारखंड में होता है। तो आशा है मेरे द्वारा बताए गए सभी प्रश्न और उनके उत्तर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी, उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।